आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां कि जो भी हमारे दैनिक जीवन में आपस में मिश्रण है उनको हम किन किन विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। इस पाठ में हम इसका अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन विधियों की सहायता से हम उनको पृथक पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और क्या इसमें दिखाया हुआ बेटा समुद्री जल से नमक को कैसे प्राप्त करते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम समुद्री जल से नमक को प्राप्त करते हैं। पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है। निस्यंदन दिया हुआ है, निस्यंदन का मतलब छानना होता है। वाष्पन दिया हुआ है, वाष्पन का मतलब है पानी का वाष्प के रूप में उड़ना। निस्तारण दिया हुआ है, एक सतह नीचे बैठ जाती है, एक ऊपर रहती है तो हम निस्तारण करते हैं। छटाई, हस्त चयन का प्रयोजन है हम छटाई कर सकते हैं, उनको छाट सकते हैं, छाट के अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख छटाई। अगला प्रश्न है दूसरा हमारा, निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है। हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं, इसमें लिक्विड अलग हो जाए और सॉलिड अलग हो जाए, यानी द्रव अलग हो जाए और ठोस पदार्थ अलग हो जाए। अब देखो, तेल का पानी से नहीं, इसको तो हम निस्तारण से करते हैं। रेत का पानी से, इसको भी नहीं, इसका वाष्पीकरण करते हैं। ऑक्सीजन का वायु से, इसका भी नहीं। और इसका आंसर हो जाता है मक्खन का दही से। आपने देखा होगा जब हम दही को बिलोते हैं तो उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ हमारी लस्सी है वो नीचे रह जाती है। तो इसमें क्या आंसर आ जाता है, मक्खन का दही से। इस विधि का हम मथना विधि से उपयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्राय अनिवार्य होता है। निस्यंदन का मतलब है छानना। कि यहां ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि उपकरण का आकार, वायु की उपस्थिति, छिद्रों का आकार और मिश्रण का तापमान। यहां इनमें से हमें बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है और क्या इनमें जरूरी है। तो यहां उपकरण के आकार से हमें कोई मतलब नहीं है, वायु की उपस्थिति से भी कोई मतलब नहीं है, छिद्रों का आकार। तो यहां छिद्रों का आकार जो होगा ये डिसाइड करेगा कि वो कैसे चलते हैं। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। जैसे आपने देखा होगा हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद उसको छानते हैं तो वहां बिल्कुल छोटे आकार के जो छिद्र है उस छन्नी का उपयोग करते हैं। अगर हम आटे में से हमें कंकड़ या फिर और अपशिष्ट पदार्थ हटाने हो तो हम जो थोड़े मोटे कण होते हैं ना, मोटे छिद्र होते हैं, जो हमारी स्टील की या फिर प्लास्टिक की जो छन्नी होती है आटा छानने वाली, उसका उपयोग करते हैं। तो निस्यंदन के लिए ये कारक निर्भर करता है कि जो छिद्रों का आकार वो कैसा है, कि कौन से किस प्रकार के पदार्थ को हमको अलग करना है। चौथा प्रश्न है हमारा, कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत कौन कौन से हैं। असत्य कथनों को सही करके लिखे। यहाँ पे 4-5 कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि अगर सही है तो सही का निशान लगाना है और गलत है तो गलत का निशान लगा के जो सही है वो लिखना है हमें। इसमें क्या है, नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नमक के विलयन को धूप में या सूर्य के प्रकाश में रखकर हम नमक को इससे पृथक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। आपने देखा होगा जो पानी है वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और क्या रह जाएगा, यहाँ नमक रह जाएगा। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, वाष्पीकरण द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। अब क्या आ जाता है हमारा, जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्तचयन का उपयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले प्रश्न कि हस्तचयन का उपयोग हम कब करते हैं, जब वो अधिक मात्रा में हो तब हमें हस्तचयन का उपयोग करना चाहिए।
इसका मतलब ये भी हमारा सही, हमने यहाँ राइट का टिक लगा दिया। अब हमारा ग दिया हुआ है कि मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेसिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं। थ्रेसिंग द्वारा हम अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। आपने देखा होगा मुरमुरे और चावल के दानों एक साथ मिश्रण दिया हुआ है, इन मिश्रणों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? क्या हम थ्रेसिंग द्वारा कर सकते हैं? नहीं। थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं बेटा? भूसे को अलग करते हैं अनाज से। थ्रेसिंग में क्या होता है? भूसे और अनाज को अलग अलग करना, अनाज को अलग करना। तो क्या यहां भूसा और अनाज है? नहीं। तो यहां मुरमुरे दिए हुए हैं और चावल के दाने दिए हुए हैं, तो हम इसको ओसाई विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो यहां थ्रेसिंग की जगह क्या आ जाएगा? ओसाई विधि द्वारा हम इनको पृथक कर सकते हैं, ओसाई विधि। अगला प्रश्न है हमारा घ सरसों के तेल और नींबू के पानी का मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। बताओ, कर सकते हैं? क्यों आपने कई बार देखा होगा सरसों के तेल और पानी को हम मिला देते हैं तो क्या होता है? जो तेल है वो ऊपर तैरता रहता है और पानी नीचे तैरता रहता है। तो इस विधि द्वारा, निस्तारण विधि द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। पहले हम सरसों को, तेल और नींबू को जो मिश्रण है उसमें से हम उसको इकट्ठा होने देते हैं, उसको ठहरने देते हैं। उसके बाद हम किसी स्टेप कॉक की सहायता से पहले पानी को निकाल लेंगे, क्योंकि पानी भारी होता है तो वो नीचे रहता है, और ऊपर फिर बाद में सरसों के तेल को निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही विधि है, हम इसका उपयोग यहां आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने के लिए किया जाता है। अगर हमारे पास एक घोल बनाया हुआ है, चावल के आटे और पानी को एक घोल बना लिया हमने, क्या हम उसको छानने की विधि का कर सकते हैं? अब देखो, अगर हम कब छानते इसको, आटे और पानी को, और ये दोनों तो यहां मिल गए, घोल बन गया, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। अगर घोल नहीं बनता तो हम कर लेते, अगर चावल होते और पानी होता तो हम उसको पृथक कर लेते, परंतु यहां इसको पृथक नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं? छान कर। छानते क्या, कौन सी विधि द्वारा है? निस्यंदन द्वारा। तो इनको हम निस्यंदन द्वारा अलग कर सकते हैं, ना कि छान कर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, स्तंभ 1 में दिए गए प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ 2 में उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करना है। स्तंभ 1 में मिश्रण बताया गया है और स्तंभ दूसरे में विधि बताई है कि उस मिश्रण को हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं, हमें ये बताना है। बेसन और काले चने, चौक पाउडर और पानी का मिश्रण, भुट्टे और आलू का मिश्रण, लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण। अब यहां स्तंभ सेकंड में विधियां दी है, पृथक्करण की विधियां, हस्तचयन, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तारण, छानना और निस्यंदन। तो यहां हमें इनका मैच करना है, इनको मिलाना है। बेसन और जो काले चने हैं हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं? अब बताओ, बेसन और काले चने को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 4, छानना। छानना, इसका ऑप्शन आ जाएगा 4, छानना। कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर हमारे पास बेसन है और काले चने हैं, तो बेसन तो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होता है और काले चने हार्ड होते हैं, तो हम क्या है, छान कर, जो छन्नी होती है उसमें हम क्या करेंगे, उस मिश्रण को डाल लेंगे, उसमें से बेसन तो क्या है नीचे छन जाएगा, उसको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे, और काले चने जो है वो हमारे छन्नी में रह जाएंगे। इस प्रकार हम इनको पृथक कर सकते हैं। दूसरा है चाक पाउडर और पानी का मिश्रण। चाक पाउडर और पानी के मिश्रण को हम कैसे कर सकते हैं अलग? देखो, निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब है छानना। चाक पाउडर और पानी का मिश्रण है, हम इनको निस्यंदन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भुट्टे और आलू का मिश्रण, इनको हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दिया हुआ है भुट्टे दिए हुए हैं और आलू का मिश्रण दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? बताओ। इसको हम दूर कर सकते हैं बेटा हस्तचयन, क्योंकि दोनों आसानी से दिखाई देने वाले। आलू, एक साइड आलू दिया हुआ है और भुट्टे, इन दोनों का मिश्रण किया हुआ है, ये तो हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि कम होंगे और ये आसानी से दिखाई देते हैं, मोटे भी होते हैं, तो हम इनको हस्तचयन की प्रक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट हस्त
चयन, हाथ के द्वारा हम पहले आलू को निकाल लेंगे, फिर भुट्टे को निकाल लेंगे और ये इन दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार हमारे भुट्टे और आलू का मिश्रण अलग हो जाएगा हस्त चयन विधि द्वारा। अगला है हमारा लोहे के चूर्ण और बुरादे का मिश्रण। इसको हम कैसे कैसे पृथक कर सकते हैं? अब देखो, यहां लोहे का चूर्ण दुआ है, चूरा दुआ है और बुरादे का मिश्रण। एक इसमें लोहे का जो चूरा है वो चुंबकीय पदार्थ है, को हम ले आएंगे तो चुंबकीय पदार्थ से आसानी से चिपक जाएगा और ये आसानी से हो जाएगा और बुरादा बच जाएगा। तो लोहे के चूरे और बुरादे के मिश्रण को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा दूसरा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा लोहे के चूरे और बुरादे के मिश्रण को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो, तेल और पानी का मिश्रण, अभी हमारा इससे पहले भी प्रश्न था, तेल और पानी के मिश्रण को हम किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो अभी देखा था हमने निस्तारण। निस्तारण क्या होता है? तेल और पानी के मिश्रण को हम एक पात्र में डालकर उसको ठहरने देते हैं, उसको रुकने देते हैं। जब वो स्थिर हो जाता है तो स्टॉप कॉक की सहायता से जो पानी होता है वो भारी है, वो नीचे रहता है और तेल उसके ऊपर तैरता रहता है। आपने देखा होगा, या फिर हम देख भी सकते हैं, पानी और तेल का जब मिश्रण करेंगे तो तेल तो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तेल हल्का होता है और जो पानी है वो भारी है, इसलिए वो नीचे बैठा रहता है। तो निस्तारण विधि द्वारा हम पहले स्टॉप कॉक की सहायता से पानी को अलग कर लेंगे और बाद में दूसरे पात्र में तेल को निकाल लेंगे। तो इस प्रकार तेल और पानी के मिश्रण का हम निस्तारण विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा निस्तारण तीसरा। पहले में आ जाता है हमारा चौथा छानना, उसके बाद पांचवा निस्यंदन। भुट्टे और आलू को हम कर सकते हैं हस्तचयन विधि द्वारा अलग। लोहे के चूरे और बुरादे को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। उसके बाद तेल और पानी को हम निस्तारण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे ये प्रश्न हल हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे? हमें बताना है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जहां ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में हम निस्यंदन का उपयोग ना करके निस्तारण का उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा, ठोस और द्रव के मिश्रण को हम निस्तारण विधि द्वारा अलग करते हैं, परंतु यहां हमें क्या बताना है? हम निस्यंदन के स्थान पर क्या करना है? निस्तारण। निस्तारण। अगर हमारे पास ठोस और द्रव है, दोनों का मिश्रण है, तो हमको उसको निस्यंदन यानी छान लेते हैं, निस्यंदन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। परंतु यहां ये शर्त दी हुई है कि हमें निस्यंदन विधि का उपयोग नहीं करना, उसकी जगह हम निस्तारण विधि का उपयोग करना है। तो हम निस्तारण विधि का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यह हमें बताना है। अब देखो, आपने देखा होगा, जब ठोस के कण भारी हो, अगर हल्के होंगे तब तो क्या है, वो तैरते रहेंगे, मिक्स हो जाएंगे। अगर ठोस के कण भारी हो तो पात्र की सतह पर नीचे बैठ जाएंगे और हम उसको अलग कर सकते हैं और पानी हमारा ऊपर रह जाएगा। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? निस्यंदन के स्थान पर किसका उपयोग कर लेंगे? निस्तारण का। इसमें लिख सकते हैं हम, अगर यदि ठोस और द्रव के मिश्रण में ठोस के कण भारी होते हैं तो वे पात्र की सतह पर, पात्र या कंटेनर नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाते हैं और उस परिस्थिति में हम निस्यंदन विधि के स्थान पर निस्तारण
निस्तारण विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें ठोस के कण अगर भारी होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे और जो द्रव है वो ऊपर ही रहेगा। पहले हम ठोस के जो कण है भारी उनको पृथक कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, पानी को अलग कर लेंगे। विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 7वां, नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं? अब ये देखो बेटा, हमारे जो नाक में बाल होते हैं आपने देखा होगा वो किस प्रकार हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो वायु में धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको हमारी आंखों में उनको हमारे नाक में जाने से रोकते हैं, और नाक के माध्यम से अगर वो बाल नहीं रोकेंगे तो कहां प्रवेश कर जाएंगे, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। अब अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गए तो फिर क्या होगा, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार हम इनको बाल क्या करते हैं, हमारे शरीर में धूल के और मिट्टी के कणों को जाने से रोकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो नाक के बाल होते हैं वो प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं। किसके तरह करते हैं? प्राकृतिक फिल्टर। नाक के बाल प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं। प्राकृतिक फिल्टर काम करते हैं। और हमारे शरीर में धूल मिट्टी पराग कणों को जाने से रोकते हैं। पराग कणों को जाने से रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्राकृतिक फिल्टर का काम करते हैं और हमारे शरीर में इनको जाने से रोकते हैं। जो सांस ले जाने वाली हवा है वो गुर्दे और कणों को रोकते हैं। यह निश्चंदन प्रक्रिया का भी काम करता है। आपने देखा होगा यह निश्चंदन प्रक्रिया का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं अभी बताते हैं। ये बाल निस्यंदन प्रक्रिया का भी कार्य करते हैं। निस्यंदन का मतलब क्या होता है, छानना, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको रोक लेना और जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है उनको अंदर जाने देना। अब देखा होगा निस्यंदन, जो वायु हम सांस लेते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कण मिले हुए होते हैं। उन कणों को क्या करते हैं, ये हमारे नाक में ही रोक लेती है, हमारे शरीर में अंदर जाने से रोकती है। तो इस प्रकार ये निस्यंदन का भी कार्य करती है। फिल्टर की तरह काम तो करते ही है, हमारे शरीर में धूल मिट्टी पराग कणों को जाने से रोकते हैं और हमारे शरीर में होने वाली हानियों से बचाते हैं हमारे शरीर को। आठवां प्रश्न है हमारा, कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी। आपको पता है कि ये 19 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए कोविड दिया हुआ है। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के समय हम सभी ने मास्क पहने थे। आपको पता है कि उस टाइम मास्क पहने थे, एक दूसरे से संपर्क में आने से भी बचते थे कि अगर किसी के कोरोना हो गया तो सांस द्वारा वो हमारी वायु द्वारा दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। इसलिए हमने सबने क्या पहने थे, मास्क पहने थे। सामान्यतः वे किस सामग्री से बने होते हैं, आपको पता है वो किससे बनते होते हैं? ज्यादातर जो मास्क पहने थे हमने वो कपड़े के बने होते हैं। आपके मुंह और नथुनों को ढकने में मास्क की क्या भूमिका होती है? हमने देखा था कि कोरोना के टाइम जो हम मास्क उपयोग करते थे वो हमारे मुंह को भी कवर कर लेता और नाक को भी कवर कर लेता, जिससे जो भी वायरस के कण है, कोरोना वायरस के कण है, वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। मास्क किस किस के बने होते हैं, कपड़े या नायलॉन? मास्क कपड़े, नायलॉन, रेशम आदि से बने होते हैं।
त्रिस्तरीय बने होते हैं। इनमें कई परतें पाई जाती है। इनमें कई परतें पाई जाती है। आपने देखा होगा कि कई सारी लेयर होती है उनमें, तो वो क्या करते हैं, हम अगर वो कई परतें होती है तो वो क्या कार्य करती है बेटा, जो हमारे शरीर में हम सांस लेते हैं, उस सांस नाक द्वारा कोई भी हानिकारक वायरस, कोई भी धूल, सूक्ष्म जीव, कण हमारे शरीर में ना प्रवेश कर पाए, इसकी हमारी ये सुरक्षा करती है। मास्क हमारे शरीर में मुंह तथा कान द्वारा, मुंह तथा नाक द्वारा प्रवेश करने वाले हानिकारक धूल के कण, वायरस आदि को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मास्क है वो हमारे मुंह को कवर कर लेता है और नाक को भी कवर कर लेता है। क्यों कवर करता है? आपने देखा होगा कि कोरोना में जो भी अधिकतर आपने देखा होगा कि या तो हमारे सांस के द्वारा, भाई हम सांस लेते हैं या फिर हमारे मुंह से कुछ बोलते हैं, अगर हमारे कोरोना हो गया तो वो वायरस हवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, सब मास्क पहन लेते हैं। अगर किसी के कोरोना है तो वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे नाक और मुंह तो कवर ही हो गया, तो वायरस कैसे हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे। इस प्रकार ही हमारी सुरक्षा करते थे। अगला प्रश्न है नवा हमारे पास, आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। हमारे पास 3 बुराद है, इनका मिश्रण दिया हुआ, आलू, एक नमक और एक लकड़ी। ये 3 पदार्थ हैं, तीनों पदार्थों का हमें क्या दिया गया है, मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कीजिए। इन मिश्रण में से हमें क्या करना है, आलू को भी अलग करना है, नमक को भी अलग करना है और लकड़ी को भी अलग करना है। अब ये कैसे अलग कर सकते हैं हम, एक चरणबद्ध प्रक्रिया की पहले क्या क्या करना है और बाद में क्या करना है, सारी रूपरेखा हमें तैयार करनी, हमें बताना है कि हम इनको कैसे पृथक कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, देखो पहले मिश्रण से आलू को हाथ से चुन लेते हैं। आलू को तो हम आसानी से हाथ से चुन सकते हैं, आलू तो मोटे मोटे होते हैं और आसानी से दिख जाते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम आलू को चुन लेते हैं और आलू अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नमक को घोलने के लिए बचे हुए मिश्रण में जल डालते हैं। अगर हम क्या करेंगे, नमक और लकड़ी के बुरादे में जल डाल देंगे, जिससे क्या होगा, वो नमक घुल जाएगा। अब तो पता है जब हम नमक और पानी का मिश्रण हमारे साथ होगा तो क्या करेंगे हम, फिर वो उड़ जाएगा बाष्प बन के। नमक के घोल से बुरादा अलग करने के लिए मिश्रण को फिर हम छान लेते हैं। क्या होगा, जो बुरादा होता है लकड़ी का वो थोड़ा मोटा होता है और नमक का घोल है जो पानी में आसानी से घुल जाएगा। घुलने के बाद हम उसको छान लेंगे। फिर क्या होगा, नमक प्राप्त करने के लिए नमक के घोल से जल को वाष्पित कर लेते हैं। तो यहां हम चरण लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला चरण है आलू, नमक तथा लकड़ी के बुरादे के मिश्रण से प्रत्येक अवयव को हम निम्नलिखित प्रकार से ऑब्लिक तरीके से पृथक
कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? पहला चरण है आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे से हम पहले आलू को अलग कर लेंगे। क्यों? आलू मोटे होते हैं या आसानी से दिखाई देते हैं, घुलते भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम इस मिश्रण में से आलू को पृथक कर लेते हैं। अब जब हमने आलू को पृथक कर लिया तो हमारे पास अब क्या बच गया? एक तो बच गया नमक और लकड़ी का बुरादा। अब क्या करते हैं? हम नमक को घोल लेते हैं। नमक किसमें घुलता है? पानी में। अब बचे हुए मिश्रण में नमक को घोलने के लिए हम उसमें पानी मिला देते हैं। पानी मिला देते हैं जिससे नमक पानी में घुल जाता है। जिससे नमक पानी में घुल जाता है। अब देखो, अब क्या हुआ? नमक पानी में घुल गया और बुरादा थोड़ा हार्ड होता है, मोटा होता है, थोड़ा उसके कण होते हैं। अब तो ये नमक तो घुल गया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको नमक को पृथक करने के लिए अब हम इसको छान सकते हैं। ठीक है। अब इस मिश्रण में से नमक को पृथक करने के लिए इसे छान लेते हैं। जिससे लकड़ी का बुरादा पृथक हो जाता है। लकड़ी का बुरादा पृथक हो जाता है। अब हमने क्या किया? इस मिश्रण में नमक को पृथक करने के लिए इसे छान लिया। भाई जब नमक घुल गया पानी में और लकड़ी के बुरादे में, तो लकड़ी का बुरादा तो सॉलिड होता है और नमक घुल गया तो लिक्विड हो गया। तो उसको द्रव को हम छान लेंगे, उस मिश्रण को छान लेंगे। लकड़ी का बुरादा उसमें बच जाएगा और जो पानी है, नमक उसमें घुला हुआ है, वो एक अलग पात्र में कर लेते हैं। अब क्या हो गया? अब क्या यहां से नमक जो हमारा है वो अलग हो गया? नहीं हुआ। अब नमक किसके साथ घुल गया? पानी के साथ। अब हमें नमक भी तो कम अलग करना है। अब हम क्या करेंगे? नमक और पानी के मिश्रण में से हम पानी को कैसे दूर करेंगे और नमक को कैसे प्राप्त करेंगे? तो यह क्या करेंगे? अब नमक और पानी के घोल को, नमक और पानी के मिश्रण को वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा पृथक कर लेते हैं। जिससे पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक पात्र में बच जाता है। नमक पात्र में बच जाता है। अब आपने देख लिया कि जो हमारे पास नमक और क्या था? आलू था और लकड़ी का बुरादा था। इसको कैसे पृथक किया हमने?
सबसे पहले आलू को पृथक कर लिया, उसके बाद हमने नमक और लकड़ी के बुरादे में क्या किया, पानी मिला दिया, जिससे नमक पानी में घुल गया। अब क्या किया, इस मिश्रण को हमने छान लिया, जिससे नमक और पानी अलग हो गए पात्र में और बुरादा अलग हो गया। अब हमें क्या करना है, अब नमक और पानी में से, जल और पानी में से हमें क्या करना था, नमक को अलग करना था, क्योंकि हमारा तो मकसद था आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे को पृथक करना। तो हम क्या करेंगे, वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा नमक और पानी के घोल में से, नमक और पानी के मिश्रण में से वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे, नमक को अलग कर लेंगे। पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और हमारे पात्र में क्या बच जाएगा, सिर्फ नमक। अब हमारा 10वां प्रश्न है, अगर लिखित बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़े। कहानी दी हुई है अगर लिखित बुद्धिमान लीला, उसका शीर्षक है। इसमें यत्र तत्र आए दो वैकल्पिक शब्दों में से सबसे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। हमें क्या करना है, जो भी उचित विकल्प है, दो शब्द आते हैं उनका सही का निशान लगाना है। अपनी पसंद से अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक दे। हमें बताना है कि इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ये कहानी दी हुई है हमें, लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। लीला अपने पिता के साथ क्या कर रही है, खेत में काम कर रही है। जब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर ही छोड़ आए, इससे पहले कि उसके पिता को प्यास भूख लगे, उसने सोचा कि हम पानी पीने का क्या है, घर ही छोड़ आए हैं, और अगर मेरे पिताजी को भूख और प्यास लगती है तो पास के तालाब से वह पानी अनाज लेने चली गई। उसने सोचा कि मेरे पिताजी को अगर कहीं भूख और प्यास लग जाती है तो उससे पहले ही मैं पीने का पानी कहां से ले आती हूं, पास के तालाब से ले आती हूं। उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला है, पीने के लिए अयोग्य है। उसने ध्यान दिया कि जो तालाब है पास का, उसमें पानी कैसा है, मटमैला है और पीने योग्य नहीं है, तो हम उसको पी नहीं सकते। पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी को कुछ समय के लिए रख दिया और उसके बाद मटमैले पानी को कागज मलमल के कपड़े से निशंदित किया। बता, उसने क्या किया, उसको शुद्ध करने के लिए पानी को कुछ समय के लिए रख दिया। ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि जो उसमें मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई और पानी ऊपर आ गया। उसके बाद मटमैले पानी को कागज या मलमल के कपड़े से उसने निशंदित किया, छान लिया। तब लीला ने पानी को 10 मिनट तक ढके बर्तन में ठंडा किया और उबाला। अब उसने क्या किया, अब इसमें और भी अशुद्धि हो सकती है। उसने पहले उसको ठंडा किया या उबाला, पहले उसने उसको उबाला और फिर ठंडा किया। फिर उसने क्या किया, ठंडे या उबले पानी को उसने दोबारा से निश्चिंदित किया, फिर से छाना और उसने पानी पीने योग्य अयोग्य बनाया। तो उसको क्या किया, पानी को पीने योग्य बनाया। इसमें आएगा कि पानी को उसने क्या किया, पीने योग्य बनाया। यह पानी उसने अपने पिताजी को दिया, उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया और इस प्रकार इस प्रयास की सराहना की। अब देखो क्या हुआ, एक स्टोरी दी हुई है कि लीला और उसके पिताजी खेत पर काम कर रहे हैं, वो वहां गए, पानी और वो जो अन्न है, खाने का भोजन है, उसको वहां पे भूल के आ गए, वहां भूल के आ गए। अब उसने सोचा कि मेरे पिताजी को भूख लगे, प्यास लगे, उससे पहले मैं पास के तालाब से पानी ले आई। तो अब यहां देखो क्या लगेगी, उसने अगर उसके पिताजी को प्यास लगेगी, पास के तालाब से क्या ला सकती है वो, भाई अनाज तो ला ही नहीं सकती। तो इसलिए यहां उसके पिताजी को क्या लगेगी, प्यास लगेगी। जब उसके पिताजी को प्यास लगेगी, वह पास के तालाब से पानी या अनाज लेने गया। बताओ, यहां हमें बताना है कि वो पास के तालाब से क्या लेने जा सकती है। तालाब में क्या होता है, पानी होता है, अनाज होता है, तो वह पानी होता है। तो क्या गई, पास के तालाब से पानी लेने गई। डिब्बे में पानी लेने के बाद उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला और पीने के लिए योग्य ऑब्लिक अयोग्य है। अब यहां हमें बताना है कि मटमैला पानी है वो पीने के लिए योग्य है अयोग्य है। तो वो अयोग्य हो गया, मटमैला पानी हमारे पीने योग्य नहीं होता, तो इस पर आ जाएगा अयोग्य है। पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी को कुछ समय के लिए रख दिया। उसने क्या किया, पानी को कुछ समय के बाद रख दिया और उसके बाद मटमैले पानी को कागज मलमल के कपड़े से निश्चिंदित किया। अब यहां बताया है कि यहां किसका उपयोग करे, वो कागज का या मलमल के कपड़े का। अगर हम कागज का उपयोग करेंगे तो कागज गीला होकर थोड़ी देर में फट जाएगा, तो इसलिए हम कागज का उपयोग यहां नहीं कर सकते। किसका उपयोग कर सकते हैं, मलमैले कपड़े का। तो यहां आ गया मलमल के कपड़े से निश्चिंदित किया, छाना, मथा नहीं होगा, छाना। तो लीला ने पानी को 10 मिनट तक ढके बर्तन में ठंडा किया हुआ है, उबाला। अब यहां बताना है कि अगर वो पानी पीने योग्य नहीं है तो क्या हम उसको ठंडा करेंगे या उबालेंगे। तो सीधी सी बात है, उबालेंगे, हम उसको गर्म करेंगे, जो भी उसमें अशुद्धियां होती है वो दूर हो जाए, इसलिए हम उस पानी को क्या करते हैं,
उबालते हैं। उसमें क्या हुआ, फिर यहां दिया हुआ है ठंडे या उबले पानी, इसमें से भी हमें बताना है कि वो कौन सा शब्द सही है। तो ठंडा गलत हो जाएगा क्योंकि पानी हमने उबाला है। तो उबले पानी को उसने दोबारा से निस्यंदित किया, इसमें निस्यंदित का मतलब है छानना, मतलब फिर गलत हो जाएगा। अब उसने क्या किया, जो उसने पानी गर्म किया उसको दोबारा से उसने छान लिया और उसने पीने योग्य या पीने अयोग्य बनाया। तो हमें बताना है कि दोबारा वो छानने के बाद पानी पीने योग्य हो गया, अयोग्य हो गया। अब तो वो पानी पीने योग्य हो गया, तो इसका राइट हो गया पीने योग्य बनाया। यह पानी उसने अपने पिताजी को दिया, वो पीने योग्य हो गया, तो उसने अपने पिताजी को दे दिया है पानी, और उसके उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने उसके पिताजी को ने वो पानी पिया और लीला को आशीर्वाद दिया और उसके इस प्रयास की सराहना की कि बेटी लीला, तुमने यह बहुत ही अच्छा कार्य किया। हम पानी आज घर पर ही भूल जाते, अगर हम घर पानी नहीं पीते तो हमें जल्दी जाना पड़ता, और तुमने पास के जो भी तालाब है उससे पानी लाकर, वो अशुद्ध पानी था उसको शुद्ध किया और मुझे पीने के लिए दिया। उस प्रयास की उसकी सराहना की। अब हमें बताना है कि इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। जो एक कहानी दी हुई है, अब हमें बताना है कि उसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। अब देखो किसकी सहायता से किया उसने, शिक्षा की सहायता से। शिक्षा अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती, अगर वो उसने पढ़ा, हमने जो भी चीजें यहां पढ़ाई है, अगर वो उसने पढ़ी हुई नहीं होती तो वो क्या ऐसा कर पा सकती, नहीं। तो ये सब किसका योगदान है यहां, शिक्षा का। तो यहां आ गया, इसका सही क्या हो जाएगा, उचित शीर्षक हो जाएगा इसका उचित शीर्षक शिक्षा का सदुपयोग। जो उसने शिक्षा ग्रहण की, जो उसने पढ़ा, उसका सदुपयोग क्या है, तभी तो वो बता पाई है। अगर वो नहीं पढ़ती, जो भी अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ती, तो क्या वो गंदे पानी को जो पीने योग्य नहीं था, क्या उसको शुद्ध करके अपने पिताजी को दे पाती, नहीं दे पाती। उसने ये चैप्टर पढ़ा, विधियां पढ़ी पृथक्करण की, मिश्रण के पृथक्करण की विधियां पढ़ी, और उसका उसने क्या किया, उपयोग किया। उसका उपयोग करके अशुद्ध पानी को पीने योग्य बनाया और अपने पिताजी को पिलाया, और उसके पिताजी ने इसके इस प्रयास की सराहना की। अब बेटा क्या है, ये चैप्टर के प्रश्न उत्तर यहां समाप्त हो जाते हैं। 9वें चैप्टर के दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां ये समाप्त हो जाती है। अब हमने क्या है बेटा, जो बच्चे पीछे के चैप्टरों को, पीछे के पाठों को, अध्यायों को नहीं देख पाए, तो हमने क्या बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां हर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग अलग, संस्कृत की अलग और विज्ञान की अलग, सबकी प्लेलिस्ट आपको वहां मिलेगी इस चैनल पर। और उस प्लेलिस्ट में से आपको जो भी अध्याय देखना है, जो भी चैप्टर देखना है, वहां से देख ले। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों, आपने जो हमारे साथ समय बिताया, जो शिक्षा ग्रहण की। आपको ऐसे ही अपने आने वाले समय में अपने परिजनों के लिए उस शिक्षा का सदुपयोग करना है और कुछ बन के दिखाना है, जिससे तुम्हारे माता पिता को और हमें भी तुम पर गर्व हो। धन्यवाद।